अतीत कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक पहला पाठ कैसे कब और कहाँ का पाठ 2 प्रशासन अभिलेख तैयार करता है का अध्ययन करेंगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड ये इतिहास जो अतीत की बात को बताने के लिए रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, तो यह एक महत्वपूर्ण साधन था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी मान्यता क्या थी कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ कर लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। वास्तव में ये सही है कि अभी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, हम उसको संभाल कर रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आज भी हम उन पत्रों को देख सकते हैं, वो संभाल के रखे गए हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उनके लिए अलग ही रूम बनाए थे। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अतीत की बातों को आप पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। उनके पत्र अभी भी संभले हुए हैं तो हम उनको पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको हम देख सकते हैं। कब 19वीं सदी की शुरुआत में जो पत्र हैं वो भी हम देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी की माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या शुक्लनवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इस चित्र में देखिए, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। कहाँ बनाए गए थे? वायसराय के निवास के नज़दीक। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। आगे देखिए, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट के बारे में देखा तो किस तरह रिपोर्ट भेजी? सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट्स संख्या 7, फाइनल संख्या 5/21/46, गृह राज्य भारत सरकार। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ही ज़रूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे।
गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। सारी धरती को परखा गया, उसकी मिट्टी को, उनके पेड़ पौधों को, जीव जंतु आदि को, इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना ज़रूरी था कि कौन सी मिट्टी किस तरह की है, कौन सा अनाज पैदा होगा। 19वीं सदी की आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, जो अभी भी जनगणना हो रही है और चलन वर्तमान में भी चल रहा है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। देखिए, ये पेड़ देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने, उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। पहले चित्र बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाए और उसे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्डर्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सारी, इस चित्र को देखिए ध्यान से। सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार के वैज्ञानिक स्वरूप पर देखिए कि किस तरह वह सर्वेक्षण कर रहे हैं। जगह में देखिए, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि किस तरह से चित्र बनाया गया है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बैरम थी। इस विद्रोह के बारे में आप देखेंगे। रिकॉर्ड है कि इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने की हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा कि इस लिहाजे से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों की स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम जान सकते हैं, अतीत की बातों को उन डायरियों में देख सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। यात्रा स्मरण, यात्रा डायरी में लिख लेते हैं कि हमने इस तरह यात्रा की, हमने क्या क्या देखा, तो वह रिकॉर्ड के रूप में तैयार रहती है। हम उसे बाद में भी देख सकते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगी और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। कविताएं, कवि ने अपनी कविता लिखी, लेखक ने अपने लेख लिखे। अर्थात ये जब मशीनें आई, छपने की मशीनें आई, तो उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, बाहर भेजा, रिकॉर्ड के रूप में रखा, तैयार रखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे। ये उस समय के जो पढ़े लिखे लोग, उन्होंने तो अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, अपने जो लिखे उनको अपने एक डायरी के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रख लिया। लेकिन जो पढ़े हुए लिखे नहीं थे, आदिवासी थे, गरीब थे, किसान थे, वो किस तरह अपने गुजारा कर रहे थे, ज़िंदगी को किस तरह बिता रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आने लगेगी। इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है
1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस भाव की चिरखाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। तो ये किस में छिपी? अखबार में। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती है, दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1944। है अखबार में छिपी हुई बातें।